हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ये हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। जो T3 T4 हार्मोन थे ना, तो ये मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो भाई, जब कोई भी जंतु अपने एग को प्रोड्यूस करता है और उसका निषेचन होने के बाद यदि लार्वा बनता है, तो लार्वा से एडल्ट बनने की जो फॉर्म होती है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्योंकि जो लार्वा होता है वो एक अलग अवस्था में होता है और एडल्ट का केस अलग होता है। देखिए, जैसे ये मेढक का टेडपोल लार्वा है, अब T3 T4 हार्मोन अगर होगा तो ये धीरे धीरे विकसित होगा, होते होते वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाएगा। मेढक की पूंछ का अपगठन लाइसोसोम के उपस्थित प्रबल जल अपघटनी एंजाइम के द्वारा होता है, जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये इसका नाम क्या है? कैथोप्सिन। ठीक है, तो पीडोजेनेसिस क्या होता है? लार्वा अवस्था में जनन के लिए परिपक्व होने की अवस्था। यदि लार्वा अपनी लार्वा अवस्था में जनन के लिए परिपक्व हो गया है, मतलब अभी तो उसे खुद एडल्ट होना था, फिर जाकर के कहीं उसको परिपक्व होना था, लेकिन नहीं, लार्वा पहले से ही जनन के लिए तैयार हो जाए, तो ये पीडोजेनेसिस है। अब नियोटनी ये इसका अपोजिट है। जब वयस्क हो जाए कोई भी जंतु लेकिन उसमें लार्वा के कुछ गुण रह जाए, वो नियोटनी कहलाता है। अब TCT थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब से पहले हमने पूरी जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसमें थायरॉक्सिन के बारे में चर्चा की थी, T3 T4 हार्मोन के बारे में चर्चा की थी। यदि ये बढ़ जाए तो क्या होगा, यदि ये घट जाए तो क्या होगा, किस प्रकार हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट कराता है हार्मोन भेज करके, TSH को भेज करके, फिर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के पश्चात जो है वो लिवर और किडनी में इसका बहाव होता है और वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। अब हम लोग कैल्सिटोनिन, जो कि दूसरा हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला, इसे हम शॉर्ट में कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं, और पूरा नाम इसका थायरोकैल्सिटोनिन होता है। तो आपको याद होगा कि थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिकुलर सेल से निकलता है, जबकि थायरॉक्सिन प्रिंसिपल सेल से निकलता है। तो उसका दूसरा नाम कैल्सिटोनिन ही है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोटीन प्रकृति होती है, और कैल्शियम माने क्या है? कैल्शियम है ना। और टोनिन, टोन माने कहते हैं ना, टोन कर देता है, तो टोन का मतलब है कमी। तो अब ये क्या करता है, ये हड्डी में, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि हमारी जो हड्डियाँ होती है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं, और हमारी हड्डियों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और इसी तरीके से जो हमारी मांसपेशी होती है, उनको भी गति करने के लिए, संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है ना। तो जो हमारी मांसपेशियाँ और जो हमारा हड्डी है, इनके बीच में अधिक कैल्शियम पाने की एक होड़ सी लगी रहती है। तो यहाँ पर दो हार्मोन कार्य करते हैं, एक का नाम है कैल्सिटोनिन और दूसरा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो। वहाँ पर इन दोनों में कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करता है। देखते हैं कैसे। तो जो कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन होता है, ये मसल से कैल्शियम को खींचता है और हड्डी में भेज देता है ना। यानी इसने कैल्शियम को पहुँचा दिया, कहाँ पहुँचा दिया? हड्डी में। कमी कहाँ करी? मसल्स में। लेकिन जो पैराथ हार्मोन होता है, जो कि PTH है या पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है, इसे पैराथ हार्मोन भी कहते हैं, ये हड्डी से कैल्शियम को खींच करके मसल्स में पहुंचा देता है। अब इस तरीके से हड्डी और मांसपेशी के बीच में क्या होता है? एक कैल्शियम का नियमन बना रहता है। तो इन ब्लड TCT क्या करता है? TCT कैल्शियम के सिक्रीशन को घटा देता है, ठीक, और बोन में कैल्शियम का सिक्रीशन बढ़ा देता है। कौन? TCT यानी कैल्सिटोनिन। तो बोन में इसने कैल्शियम को बढ़ा दिया, बल्कि PTH क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से कैल्शियम को बढ़ा दिया, या जो आपकी मांसपेशियों के निकटस्थ ब्लड है वहाँ से उसने कैल्शियम को खींच पहुँचा दिया, अधिक कर दिया, और हड्डी में कम कर दिया। विटामिन D क्या करता है? विटामिन D भी बोन में घटाता है और ब्लड में बढ़ा देता है कैल्शियम की मात्रा। समझते? रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। कौन करता है? जो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन, क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं। तथा रक्त से कैल्शियम को बोन में जमा करता है, जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी दूसरी ग्रंथि, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। और आपने थोड़े समय पहले पिछले वीडियो लेक्चर में देखा ही था कि ये दोनों जो ग्रंथियाँ होती हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होती, बल्कि पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पास ही पाई जाती है। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से होता है। संख्या कितनी होती है? 4, क्योंकि थायराइड की जो पालियाँ होती हैं, 2 पाली होती हैं थायराइड की, H आकार की होती है ना, तो एक जोड़ी पैराथायराइड हर एक थायराइड पर पाई जाती है।
दूसरी चीज़ ये है कि इसके बीच में एक पाली होती है जो दोनों थायराइड को जोड़ती है, इसको हम इस्थमस कहते हैं ना। ये देखिए थायराइड ग्रंथि दिख रही है, थायराइड लोब दिख रही है, और इस पे जो 4 गोली नुमा संरचना, यही पैराथायराइड ग्रंथि हैं। 2 पेयर ये होते हैं, यानी संख्या में कितनी हो गई 4। स्रावित हार्मोन इनसे कौन सा होता है, तो एक ही हार्मोन रिलीज होता है जो है पीटीएच, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन या पैराथ हार्मोन। इसको कोलिप हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज फिलिप कोलिप ने की थी, है ना। वैसे तो पीटीएच का कार्य हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कैल्सिटोनिन को समझते हुए समझ लिया था, लेकिन फिर से पढ़ते हैं तो कि पीटीएच का जो कार्य होता है ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ाना होता है। कहाँ से बढ़ाएगा, हड्डी से लेकर के। पीटीएच के द्वारा ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाया जाता है गट में, यानी हमारे आहार नाल में, गट में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का भी कार्य यही करता है। तभी तो ब्लड में पहुंच पाएगा कैल्शियम। यदि हमने कुछ कैल्शियम युक्त भोजन किया है तो उसको हमें पहुंचाना पड़ेगा अगर शरीर में, तो हम भोजन ग्रहण करेंगे तो गट पे वो पहुंचेगा, वहाँ पे भी कैल्शियम का अवशोषण कराने का काम पीटीएच का होता है। नेफ्रॉन में डीसीटी पर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अब अगर इसको शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरा कार्य ये करता है, नेफ्रॉन में जो आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका है वहाँ पर भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, यानी कोई भी कैल्शियम का पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बॉडी से बाहर जा सके। नेक्स्ट है कि बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल से हड्डी नष्ट करा कर Ca2+ को मुक्त करता है। हमारे शरीर में एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट होती है वो नई कोशिकाओं को जनरेट कराने में हेल्प करती है, लेकिन जो हमारी ऑस्टियोक्लास्ट होती है ये क्या करती है, ये नष्ट होने वाली होती है, मतलब कुछ समय के पश्चात ही खत्म हो जाएगी। तो यही इसको यह नष्ट कराता है और फिर कैल्शियम मुक्त कराता है। अगर बॉडी में कैल्शियम के क्या क्या कार्य होते हैं भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बॉडी में कैल्शियम, तो सबसे पहले तो हड्डी का निर्माण करती है। दूसरा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अब जब जो हमारे स्पर्म बॉडी में बनते हैं वो उसमें जो एनर्जी आती है वो भी कैल्शियम की ही देन है, यानी जो अपनी वो टेल से मूवमेंट शो करता है जिस वजह से वो गति कर सकता है वो भी किसकी देन है, वो भी हमारी कैल्शियम की ही देन है। फर्टिलाइजेशन कराएगा क्योंकि भाई शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फिर पॉलीस्पर्मी से रोकना, यानी पॉलीस्पर्मी क्या होती है, एक साथ बहुत सारे स्पर्म यदि चिपक जाते हैं अंडाशय से तो इसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो कैल्शियम आयन पॉलीस्पर्मी को रोकता है, अंडाशय में एक से अधिक शुक्राणु को घुसने से रोकता है और निषेचन झिल्ली का निर्माण भी करता है। साथ ही साथ पेशीय संकुचन में सहायता करता है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी मसल्स को आवश्यकता होती है कैल्शियम की, इसीलिए जो पेशीय संकुचन की क्रिया है वो कैल्शियम की सहायता से ही होती है। रक्त स्कंदन में भी जब हमारा ब्लड कोगुलेशन होता है चोट लगने के पश्चात तो वहाँ भी रक्त स्कंदन में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आवेश के संचरण में। जब हम लोगों ने न्यूरॉन्स में आवेग संचरण को पढ़ा था तो हम लोगों ने लिगेंड गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल आदि सब समझे थे ना, तो उसमें आवेश संचरण में भी ये सहायता करता है। रक्त परिसंचरण में सहायक नहीं है, इसका ब्लड सर्कुलेशन में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, बस ब्लड कोगुलेशन में रोल होता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा सामान्य रूप से कितनी होती है, 12 mg प्रति डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 100 ml ब्लड आता है, तो भाई 100 ml ब्लड में 12 मिलीग्राम कैल्शियम आयंस या कैल्शियम होने चाहिए। रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 25 से 40 mg। यदि यूरिया अगर रक्त में नहीं होगी तो फिर किडनी फिल्टर किसको करेगी, तो यूरिया कहाँ घूमती है, ब्लड में ही घूमती रहती है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच। यदि हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में बहुत कम मात्रा में पीटीएच का सिक्रीशन हो तो क्या होगा, क्या हमारे ब्लड वेसल्स को कैल्शियम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो मसल्स तक कैल्शियम पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो अब जब कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो मांसपेशियों में एक अकड़न की स्थिति बन जाएगी जिसे आप तीव्र संकुचन कह सकते हो, तो वो जो है वो टेटेनी कहलाती है। अगर पीटीएच बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो फिर क्या करेगा, वो बार बार हड्डी में से कैल्शियम निकाल के ब्लड और ब्लड से मांसपेशियों में पहुंचाएगा। उस केस में क्या होगा कि व्यक्ति की जो हड्डी होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा किस को, हमने पिट्यूटरी को समझा, हमने समझा थायराइड ग्लैंड को, हमने समझा पैराथायराइड ग्लैंड को। अब हम समझ रहे हैं थाइमस ग्रंथि को, ठीक है। थाइमस ग्रंथि भी कहाँ से बनी है, एंडोडर्मल से। आपको याद रखने की ट्रिक है TTPP, T फॉर थाइमस, T फॉर थायराइड, P फॉर पेनक्रियास, P फॉर
पैनक्रियाज और पैराथायराइड, ये चारों ग्रंथि टी टी पी पी ये हमारी एंडोडर्म से बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्यचर्म से क्या क्या बना है, यानी मेसोडर्म से, तो अंडाशय और वृषण ये दोनों हमारे मध्यचर्म से बने। शेष एक्टोडर्म से बना हुआ सब है, जिसमें हमारी पिट्यूटरी और पीनियल आ जाती हैं। अभी जो आपका अलग केस बचता है वो है एड्रिनल का, उसका आधा भाग मध्यचर्म से है और आधा बाह्यचर्म से, उसको हम समझेंगे आगे। अब यहाँ हम समझते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है ये प्रतिरक्षा ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ये इम्यूनिटी सेल को बनाती है, इम्यूनिटी देने वाली कोशिकाओं को। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा ग्रंथि के साथ साथ इसे प्रतिरक्षा का सिंहासन कहते हैं। ये टी लिम्फोसाइट यानी WBC का ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि जब टी लिम्फोसाइट बनती हैं तो यहाँ आकर के कुछ देर के लिए ठहरती हैं और यहाँ से परिपक्व होकर के जाती है। इसे हम प्रति आयुवन ग्रंथि कहते हैं, यानी बुढ़ापा रोकने वाली ग्रंथि भी कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है, हेसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस विधि से जीवाणु और परजीवी जो भी आपके शरीर में प्रवेश किया है, रोगाणु, उसका भक्षण कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि हेसल्स ग्रेन्यूल्स से मिलता जुलता नाम निसिल्स ग्रेन्यूल्स है। निसिल्स ग्रेन्यूल्स हमारी न्यूरॉन में पाए जाते हैं और हेसल्स ग्रेन्यूल थाइमस में पाए जाते हैं, जो फैगोसाइटोसिस विधि द्वारा रोगाणु को भक्षण करते हैं। ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा को स्टिमुलेट करके हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। पहली है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी है बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आपको जानना है CMI और बी लिम्फोसाइट MI क्या, HMI है, इसे ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फ MI जो है ये क्या है, तो ये मैंने इम्यूनिटी नामक चैप्टर है उसमें पूरा बताया हुआ है। तो अभी हम यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि थाइमोसिन दो प्रकार के इम्यूनिटी प्रदान करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो टी लिम्फोसाइट आधारित होती है, टी कोशिका आधारित होती है, जबकि HMI ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो लिम्फोसाइट आधारित होती है, बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट जो होती हैं दो भागों में विभक्त होती हैं, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, जबकि टी सेल जो होती हैं इनका डिफ्रेंसिएशन होता है टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर में। थाइमस ग्रंथि की स्थिति क्या होती है कि दोनों हमारे फेफड़ों के बीच में उपस्थित होती है, उसके बीच में जो मीडिया स्टर्नम नाम की कैविटी पाई जाती है ये इसके अंदर सुरक्षित रहती है। अब और अगर आप स्पेसिफिक जानना चाहें तो मीडिया स्टर्नम कैविटी में महाधमनी जो हमारी ऑल्टा है वेंट्रल साइड में, यानी कि उसके पास में ही स्थित होती है। बिहाइंड स्टर्नम, यानी स्टर्नम कौन सी हड्डी है हमारी, दोनों ओर की पसलियों को जोड़ने वाली जो हड्डी है उसको हम स्टर्नम कहते हैं, उसके नीचे होती है। वेंट्रल साइड ऑफ रोटा, बिहाइंड द स्टर्नम एंड द बिटवीन बोथ ऑफ लंग्स, ठीक है, दोनों फेफड़े के बीच में। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी अग्नाशय। अग्नाशय इज पैनक्रियास और आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति हुई है एंडोडर्म से, है ना, याद है ना, TTPP, तो ये भी वही है, P इसका ही तो पार्ट है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्वीट ब्रेड। स्ट्रक्चर क्या होता है, नीम के पत्ते के आकार का। ये एक प्रकार की कंपोजिट ग्रंथि है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, यानी कि एंडोक्राइन की भांति व्यवहार भी करती है और एक्सोक्राइन की भांति। अभी मैंने कहा ना डाइजेशन में भी हम इसको पढ़ते हैं। डाइजेशन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जिससे हमारा खाना पचता है। अगर पैनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं होगा तो हमारा लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये तीनों हमें कैसे प्राप्त होंगे, एंजाइम्स जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं इसका पार्ट होती हैं पैनक्रियास का, तो वहाँ से ये इंसुलिन को स्रावित करती है और भी अन्य हार्मोन है, ग्लूकागॉन वगैरह, उसको स्रावित करती है। एक्सोक्राइन की तरह जब ये वर्क करती है तो पैनक्रियाटिक एक्नी से क्या रिलीज कराती है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर में आप पत्ती नुमा संरचना बनी है ना, तो इसमें देख सकते हो जो गोल गोल है एंडोक्राइन पार्ट है, और जो आपका मतलब एक्नी कौन सा है, जो ऐसे वेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो 4 भागों में विभाजित किया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और PP सेल। तो अल्फा सेल कौन सा पार्ट है, इससे ग्लूकागॉन रिलीज होगा, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होगी, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगा और PP सेल एक अन्य भाग है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, पास में आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में,
सबसे ऊपर की तरफ आपको अल्फा सेल दिखाई दे रही हैं जो ग्लूकागॉन रिलीज़ कराएंगी। फिर उसके नीचे आपको बीटा सेल दिखाई दे रही हैं जो इंसुलिन रिलीज़ कराएंगी। ठीक है, बीटा सेल के पास का जो भाग होता है यहाँ हम इसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंसी दीपिकाएं कहते हैं। फिर उसके पास में आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, पीपी सेल दिखाई दे रही होंगी, और पीपी सेल के निकट डेल्टा सेल हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ कराती हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा सेल को। अल्फा सेल जो होती है ये ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज़ कराती हैं। फंक्शन क्या होता है, ये इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। एंटागोनिस्टिक का क्या मतलब होता है, विपरीतार्थक। ठीक है, जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। अगर प्लांट में ऑक्सिन ज़्यादा निकलेगा तो उसका शीर्ष विकसित होगा, लेकिन यदि हम उसको थोड़ा सा उस पर हम स्रावित करें साइटोकाइनिन नामक हार्मोन, तो फिर क्या होगा, अगर हमने उसको साइटोकाइनिन हार्मोन दिया है तो फिर उसकी जो पार्श्वकलिकाएं वो विकसित होने लग जाएंगी, शीर्षस्थ यानी अपाइकल डोमिनेंस नहीं होगा। इसका मतलब जब एक दूसरे को दो विपरीत गुण देखते हैं तो हम उसको एंटागोनिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है ग्लूकागॉन, क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का, है ना। यदि हमने जो भी भोजन किया है वो किसमें चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में। ग्लूकोज को यदि हम यूज़ नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा और उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा। फिर भविष्य में जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा ग्लूकागॉन। तो दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक कार्य कर रहे हैं नहीं। ठीक है, इसी को हम एंटागोनिस्टिक प्रभाव कहते हैं। डायग्राम से भी आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है कि घटाता है। तो भाई ये बढ़ाता है ना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दिया। ये ग्लाइकोलिसिस को प्रेरित भी करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, वे प्रोटीन वसा को तोड़ देना ग्लूकोज में, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है, और ये प्रक्रिया भी ग्लूकागॉन द्वारा संपन्न होती है। अब यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, CnH2n, CnH2n, CnH2nOn, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, और ये सब जो लिपिड इत्यादि हैं इनको लिपोलाइसिस विधि द्वारा ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा के। तो ग्लूकागॉन हार्मोन बढ़ेगा तो ग्लाइकोलिसिस भी बढ़ेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बढ़ेगी, और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो अधिक ग्लूकोज, आप जानते हो ना, डायबिटीज़ के पेशेंट या तो किडनी पे इफेक्ट आता है, हार्ट पे इफेक्ट आता है, या फिर उनके आइज़ पे इफेक्ट आ जाता है, ग्लूकोमा वगैरह। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया, और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक। तो इसीलिए इनको हम हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो ग्लूकागॉन हार्मोन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। एक्चुअली आपको ये दिखाई नहीं देगा, समझाने के लिए हमने दिखाया कि इसमें 29 अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर शरीर में क्या बढ़ गया है, ग्लूकोज, तो फिर अब किसको आना पड़ेगा, इंसुलिन को। ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। तो बीटा सेल की खोज किसने की थी, लैंगरहैंस की दीपिकाओं जहाँ पर होती हैं बीटा सेल्स की, तो खोज की गई थी वेटिंग एंड बेस्ट के द्वारा। आणविक संरचना एफ सेंगर, और ये दो चैन होती है इसमें, ए चैन और बी चैन। ए चैन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चैन में 30 अमीनो एसिड होते हैं, और बीच बीच में डाई सल्फर बॉन्ड लगा हुआ होता है। ये जो आपको जो संरचना दिख रही है ना, ये एस बने हुए हैं, दो सल्फर के बॉन्ड, मतलब सल्फर दो होगा उसके बीच में बॉन्ड है, तो डाई सल्फर बॉन्ड का है। ये डाई सल्फर बॉन्ड के होते हैं दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए। अब इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने इंसुलिन का निर्माण किया। तो प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन जो थी उसका नाम क्या था, होम्यूलिन था। ये अमेरिका की इली लिली कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, निर्मित की गई थी। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, अब इतना ज़रूरी है इंसुलिन तो रीज़न समझते हैं क्या है इसका, पीछे कार्य समझते हैं। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। अब हाइपोग्लाइसीमिक क्यों, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा कम कर देगा, इसका मतलब है क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है,
अब जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। अब ये ग्लाइकोजन को कहाँ स्टोर करके रखोगे आप, तो हम लिवर और किडनी में स्टोर कर लेते हैं। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या क्या होगा, तो ऊर्जा में कमी महसूस होगी, आपको शीघ्र थकान महसूस होगी। अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हमेशा बढ़ी रहती है और इंसुलिन कम निकलता है और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बनती है। बॉडी बार बार ग्लूकोज को बाहर करती है यूरिन के साथ में, जिसको ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। बार बार भूख लगती है, पॉलीफेजिया होती है, और बार बार प्यास लगती है, पॉलीडाइप्सिया भी कहते हैं, वो हो जाती है। लिपोलिसिस बढ़ेगा तो ग्लूकोज का उपापचय बढ़ेगा। कीटोन बॉडी फॉर्मेशन इन डीएम, ये क्या होता है इसको समझते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारे शरीर में कुछ कुछ, जैसे एसीटोन, जैसे कीटोन एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाराइड। अब एक ना बीमारी भी होती है एल्केप्टोन्यूरिया, उसमें क्या होता है, वो एक हमारा आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति अगर एल्केप्टोन्यूरिया से पीड़ित होता है तो उस मतलब जब भी वो यूरिन का त्याग करेगा तो यूरिन त्याग के पश्चात तो वो जब वायु के संपर्क में आएगा तो उसके मूत्र में ऐसे वर्णक होते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर काले हो जाते हैं, इससे उसका मूत्र जो है काले रंग का दिखाई देता है। अब उसी से कुछ मिलता जुलता ये हमारा कीटोन बॉडी फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको समझते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से, एसीटोन, कीटोन एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो जब ये इसे कहते हैं कीटोन एसिडोसिस, तो ये कीटोन बॉडी बन गई। अब जब कीटोन बॉडी बनी तो कीटोन यूरिया होगा और कीटोन यूरिया को मूत्र द्वारा उत्सर्जित कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस में कीटोन बॉडी निर्माण होता है, इसलिए व्यक्ति को बार बार बहुत ज़्यादा मूत्र त्याग हेतु जाना पड़ता है। तो हमने अल्फ़ा सेल की बात की थी, ग्लूकागॉन हार्मोन की, हमने बीटा सेल की बात की, इंसुलिन की। हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा सेल की, जिससे सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ये अल्फ़ा बीटा सेल के स्राव पर नियंत्रण करता है। मतलब क्या है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का हार्मोन का जो स्राव है वह एक निश्चित मात्रा में हो, इसलिए ये कंट्रोल का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है पॉलीपेप्टाइड सेल, एफ सेल या पीपी सेल, है ना। 4 भाग थे, अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी सेल, तो इन्हें पॉलीपेप्टाइड, पीपी मतलब पॉलीपेप्टाइड, एफ सेल भी कहते हैं। ये सेल प्रोटीन को कोड करते हैं जिससे अल्फा बीटा सेल से निकलने वाले स्राव को निर्माण में सहायता मिलती है। तो जो पैनक्रियाज होता है ये एंडोक्राइन पार्ट है जो कि 1 से 2% मात्र होता है, 90 से 80% भाग तो एक्सोक्राइन ही होता है। 10-20 लाख आइसलेट होती हैं, 10 से 20 लाख लैंगरहैंस में, जिसमें से अभी जो आपकी 10 से 20 लाख दीपिकाएँ आइसलेट है लैंगरहैंस की, उसमें पीपी सेल मात्र 1 या 1% से भी कम होती हैं। डेल्टा सेल 4 से 5% होती हैं। आपको याद जो रखने वो अल्फ़ा बीटा सेल हैं। अल्फ़ा सेल जो होती है वो लगभग 30% होंगी और बीटा सेल लगभग आपके 65% होंगी, 60-65% होंगी। ग्लूकागॉन की मात्रा कम होती है इंसुलिन की तुलना में, क्योंकि भाई इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में करते हैं। थैंक यू एवरीवन।